स्वागत है एक बार फिर। मैं प्रवीण कुमार प्रकाश का आज एक नई घटना के बारे में आज हम विस्तार से समझेंगे और वो घटना है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन में कौन से माध्यम में प्रकाश किरणें किस प्रकार बदलती है, उनके ऊर्जा, उनके गुण, उनके वेग में क्या परिवर्तन होता है, तो आइए इसके बारे में आज हम विस्तार से जानते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो पहले हम ये जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पहले समझेंगे कि क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो अभी हमने बताया कि प्रकाश की समांतर किरणें जब किसी एक माध्यम से गुजरते हुए जब वह दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है यानी उसको पार करके अंदर चली जाती है, तो उन प्रकाश की किरणों में कुछ बदलाव होते हैं। जैसे उनकी दिशा बदल जाती है, उनका वेग बदल जाता है, उनका रंग बदल जाता है, उनका तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, उनका आयाम बदल जाता है। तो इन बदलाव को जो वहां पे दिखाई देता है यह अपवर्तन के कारण होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में उनकी इतने सारे गुण बदल जाते हैं। तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। इसके आगे हम प्रकाश का अपवर्तन में इसके नियम पढ़ेंगे। यह नियम में जब पढ़ते हैं तो यह नियम दो प्रकार का होता है, लेकिन इसी नियम के आगे हमको एक स्नेल का नियम, स्नेल का नियम हमें पढ़ना होगा। स्नेल के नियम के आगे हमें अपवर्तनांक पर पढ़ना होगा। यह अपवर्तनांक क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह प्रकाश के चालों से संबंधित है जो इसी के अंदर हमें दिखाई देगा। और इसी के आगे हमें एक पूर्ण और इसी के आगे हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो मृग मरीचिका आपने सुना होगा, यह हमें दिखाई देता है मरुस्थल में, या आपको सड़क पर अब गर्मी के दिनों में आपको झिलमिल करते हुए कुछ दिखाई देता है, तो वही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। और इसी में एक चीज और हमें पढ़ना होगा, लेंस। यह लेंस एक कांच, पारदर्शी माध्यम कांच का बना होता है और इसमें प्रकाश किरणें जब प्रवेश करके जब बाहर निकलती है तो क्या चीज उसमें दिखाई देती है, वो सब हम यहाँ पे लेंस में पढ़ते हैं। लेंस एक अंग्रेजी शब्द है। लेंस का हिंदी शब्द होता है ताल। इसे याद रखिएगा, लेंस का हिंदी शब्द है ताल। जैसे उत्तल, अवतल, यह इसी से संबंधित है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन में यह क्यों होता है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो प्रकाश में वेग होता है, उसके वेग के कारण उसमें संवेग होता है और इस संवेग के कारण उसमें किसी अन्य चीजों पर बल लगाने का क्षमता आ जाता है। जब यह दूसरे अपारदर्शी माध्यम, जैसे पारदर्शी माध्यम को तो वह पार करके नहीं निकल पाता क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उसको पार करके निकल जाए। हाँ, कुछ बहुत शक्तिशाली जो किरणें हैं जैसे एक्सरे है, गामा किरणें हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वही प्रकाश का ही एक बहुत ही उच्च स्तर है। तो वो सब किरणें उन पारदर्शी माध्यम को भी छेद के पार करके निकल जाती है। लेकिन ये जो हम लोग साधारण जो घटना पढ़ रहे हैं यह सिर्फ दृश्य प्रकाश के लिए है, यानी विजिबल लाइट के लिए। दृश्य प्रकाश जिन प्रकाशों को हम देखने में उपयोग करते हैं तो उन प्रकाशों को हम लोग दृश्य प्रकाश कहते हैं। इनकी ऊर्जा लगभग औसत होती है, न ज्यादा अधिक होती है न ज्यादा कम होती है। यह हमारी आंखों के लिए
सहूलियत होती है, सफिशिएंट होती है। तो ये सारे हमें जो है प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, तो प्रकाश में एक गुण होता है संवेग, जो वह दूसरे माध्यम के अंदर प्रवेश करके वह चली जाती है। ऐसा नहीं है कि दूसरे माध्यम में प्रवेश करके वो निकल ही जाएगी, बहुत दूर अनंत यात्रा तक करेगी, नहीं, ये माध्यम पर निर्भर करता है कि वह माध्यम अपने अंदर प्रकाश को कितना अंदर तक वह प्रवेश कराने देती है। उदाहरण के लिए निर्वात जल या निर्वात गैस या हवा में प्रकाश की किरणें लगभग अपने समान ऊर्जा और समान वेग से लगभग चलती है, लेकिन द्रव में वह कुछ अंदर तक ही वह द्रव में जा सकती है, मात्र 200 मीटर तक ही प्रकाश की किरणें जल में अंदर प्रवेश कर सकती है, उतनी ही उसकी क्षमता है। धातु में वह अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, वह उसके सतह से ही टकरा के वापस आ जाती है। चलिए, क्यों होती है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कहां होता है। अब प्रकाश का अपवर्तन कहां कहां होता है, तो प्रकाश का अपवर्तन आपको गैस या हवा में भी होता है। अब ये गैस और हवा में जब होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो इसका प्रभाव क्या है। जैसे आप देखते होंगे कि प्रकाश पहले निर्वात से यानी अंतरिक्ष से और पृथ्वी के पहले वायुमंडल में प्रवेश करता है। वायुमंडल जानते हैं कि बहुत बड़ा एक गैस का गुब्बारा है, बहुत बड़ा ढेर है, गैस हवा इसमें सारे चीज मिक्स होते हैं। जब प्रकाश किरणें इस गैस को यानी कि इस वायुमंडल को जो पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है, तो हमें बहुत सारी चीजें उस प्रकाश में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे उसकी तीव्रता, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, चमक कम हो जाती है। तो ये लगभग आप लोग को पता होगा कि प्रकाश किरणें जब सूर्य से सीधे पृथ्वी के वायुमंडल ऊपरी सतह तक पहले पहुंचती है, तो अपने 100% ऊर्जा के साथ पहुंचती है, लेकिन वो ऊर्जा पृथ्वी के सतह तक आते 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 वो कम हो जाती है, और यह कम होते होते मात्र 15% तक ऊर्जा हम तक पहुंचती है। 85% तक ऊर्जा प्रकाश का वह वायुमंडल में सोख लिया जाता है। अब यह 15% से ही हम लोग इतना तिलमिला जाते हैं, इतनी गर्मी लगती है। देखिए अभी हम लोग पसीना आ रहा है, ये इस प्रकाश के गर्मी के कारण ही है, क्योंकि प्रकाश यहाँ नहीं है लेकिन प्रभाव इसका यहाँ तक भी है। तो यह 85% ऊर्जा वायुमंडल द्वारा सोख लिया जाता है, यह अपवर्तन में ही होता है। अगर वो यहाँ पहुंच जाए तो ये जलने लगेगी धरती। तो चलिए, यहाँ का वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही एक सुरक्षा कवच है। तो गैस में आपने देख लिया, इसमें क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन जब गैस में होता है तो इसका प्रभाव होता है कि हमें कोई भी चीजें जब दिखती है तो वास्तविक रूप में हमें नहीं दिखती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, आपको रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, क्योंकि प्रकाश से चलने वाली जब तारों से चलने वाली जब प्रकाश जब धरती तक आती है तो वह वायुमंडल को पार करने के बाद उनकी बहुत कम क्षमता बचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। और चूंकि प्रकाश जो वायुमंडल की जो हवाएं हैं, इनकी जो सघनता है, डेंसिटी है, वो बदलते रहती है। इस कारण से प्रकाश किरणें आड़ती से मुड़ती रहती है, उनकी दिशा चेंज होते रहती है, जिस कारण से वो किरणें कभी आंखों तक सीधी पड़ी, कभी नहीं पड़ी। जब पड़ती है तो दिखती है कि अरे हाँ वहां पर तारा है, और कभी जब वो टेढ़ा होके, क्योंकि सघनता के कारण उनकी दिशा बदल जाने से ऐसा होता है। तो जब नहीं पड़ती है तो हमें दिखाई देता है क्या तारा तो वहां से हट गया, फिर दिखाई देने लगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं टिमटिमाना। तो ये सब गैस में होता है और हवा के कारण ऐसा होता है अपवर्तन। और एक चीज और होती है प्रकाश का अपवर्तन में जब गैस होता है, तो सूर्य का जब उदय होता है सुबह में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
प्रकाश के अपवर्तन में। जब सूर्य का जब उदय होता है यानी सनराइज होता है तो आपको सुबह में एक हल्का लाल रंग का सूर्य आपको दिखाई देता है। वास्तव में वह एक्चुअल सन नहीं है, वास्तविक सूरज वह नहीं है, क्योंकि वास्तविक सूरज तो अभी क्षितिज से यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे है। और वो किरणें जैसे सूर्य मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और ये आपका जो है वो क्षैतिज लाइन है जिसको क्षितिज कहते हैं धरती पर, और अभी जो है सूर्य अभी यहाँ है। अभी वो मतलब कि वो ऊपर जाने का अभी वो प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर नहीं जाता है। या धरती के घूर्णन के कारण हमको ऐसा महसूस होता है कि सूर्य ऊपर चढ़ रहा है। वास्तव में पृथ्वी का जो घूर्णन है वो उल्टा होता है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर होता है, जिस कारण से सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर हमें जाते हुए दिखाई देती है। कभी ट्रेन पर बैठे होंगे तो ट्रेन में क्या होता है कि जब आप बैठे हैं तो जब वो चलती है ना तो बहुत सारी पीछे जो वस्तुएं हैं जो खड़ी रहती हैं वो पीछे की ओर आपको जाते हुए दिखाई देती है। वो पीछे नहीं जा रही है, आप आगे जा रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, सूर्य जब वो ऊपर चढ़ता है तो अभी क्या है कि ये सूर्य से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो ये हवाओं को वो पार करके पृथ्वी तक पहुंचती है। और जानते हैं कि जब गैस में जब हवा में प्रकाश किरणें जब प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाएगी। जब वो दिशा बदल देगी तो इसका इस प्रकार से वो मुड़ जाएगी। देखिए इस प्रकार से वो किरणें जब मुड़ जाएगी तो क्योंकि इसका हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देगा तो ये दिखाई देगा, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब बनने का जो होता है वो सीधी रेखाओं से प्रतिबिंब बनती है। ये देखिए यहाँ पर आपको एक दूसरा नंबर का सूर्य दिखाई देगा। ये एक नंबर वास्तविक सूर्य है और ये 2 नंबर उसका डुप्लीकेट है, जो सुबह में आपको सूर्य के अपवर्तन के कारण ऐसा भ्रम होता है प्रकाश के मुड़ने के कारण। तो ये हुआ कि गैस में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव आपको शाम में जब सूर्य अस्त होता है तब दिखाई देता है। सूर्य वहां पे वो डूब चुका होता है वास्तविक सूर्य, और एक छोटा आपको हल्का प्रतिबिंब सूर्य का आपको कभी लाल रंग का दिखाई देगा शाम को। वह वास्तविक सूर्य नहीं है, वह काल्पनिक सूर्य है, क्योंकि सूर्य तो उसमें क्या हुआ कि वो नीचे जा चुका है और उसका किरणें मुड़ने के कारण हमें सूर्य का स्थिति अलग दिखाई देगा। यह हुआ आपको गैस या हवा में प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। अब अपवर्तन द्रव में भी होता है यानी लिक्विड। तो द्रव में कहां होता है अपवर्तन? जल में यानी पानी में। आपको कैसे महसूस होगा कि अपवर्तन हुआ? तो आप कभी बाल्टी में पानी रखिए और उसमें एक छड़ी डालिए। जब छड़ी आप डालते हैं सीधी तो जितना भाग उसका पानी में जाता है अंदर उतना ही भाग आपको टेढ़ा दिखाई देगा और जो बाहर है वो सीधा दिखाई देगा। ऐसा होता है। जैसे देखिए ये आपको ये पानी है और चलिए पानी हम इसमें क्या करते हैं कि आधा लेते हैं। अब आधा जब लेंगे तो इसमें जब आप छड़ी डालेंगे, देखिए ये छड़ी है और यहां पर वो ऐसे मुड़ी रहेगी, जबकि वास्तविक छड़ी ऐसा है। तो ये जो मुड़ने का वहां पर प्रभाव दिखाई दे रहा है दो द्रव में, यह अपवर्तन के कारण होता है। और कहां ऐसा होता है? आप उसमें एक सिक्का जब डालते हैं या कोई और वस्तु डालते हैं तो वो आपको कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह उसका आभासी ऊंचाई होता है, लेकिन वास्तविक ऊंचाई तो कुछ और है। तो ये सब प्रकाश के मुड़ने के कारण, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो आ रही है तो वो मुड़ जाती है। और एक होता है, चलिए प्रकाश का अपवर्तन गैस में समझ लिए, द्रव में समझ लिए, क्या अपवर्तन ठोस में भी होता है?
कहेंगे कि ठोस में तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नहीं होता है। प्रकाश का अपवर्तन ठोस में भी होता है और उसका उदाहरण है लेंस। अभी हमने कहा था ना कि लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, आ गया लेंस। तो वो आपको अपवर्तन ठोस में होता है और उसका प्रभाव है लेंस। चलिए, लेंस उसका उदाहरण है। तो आप जब हम पढ़ेंगे लेंस में कि जब प्रकाश की उसमें जाएगी तो वो मुड़ेगी ही। अब लेंस के जैसा और भी चीजें हैं, जैसे हीरा, नाम सुने होंगे। हीरा एक ऐसा ठोस है जिसमें प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो अधिकतम होता है, उससे अधिकतम और कहीं नहीं होता। तो चल, इसके बाद हम लोग अब एक एक चीज को अब जानते हैं कि इसमें और क्या क्या परिवर्तन होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक माध्यम लेते हैं, पहला माध्यम हवा और दूसरा माध्यम लेते हैं पानी। दोनों माध्यमों को अलग करने वाला एक यहाँ पे विभाजक है, इंटरफेस है। अब इसमें जब प्रकाश किरणें जब आएगी हवा से, यानी जिसको हम लोग विरल माध्यम भी कहते हैं हवा को, तो विरल माध्यम से जब वह एक अपने से सघन, यानी सघन मतलब कि अधिक घनत्व वाला पारदर्शी माध्यम में जब वह प्रवेश करता है, तो अब देखिए यह प्रवेश जब करेगा तो इसका वास्तविक जब वो इसकी दिशा है वो AB है और वह B के बाद उसको जाना चाहिए था, यानी कि C इस तरफ, लेकिन वो चली गई इस तरफ C की तरफ, और ये हम दिखा देते हैं C डैश। तो C डैश उसका वास्तविक दिशा था, लेकिन उस दिशा से वो भटक गई और अब वह एक नई दिशा C की तरफ चली गई। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें जहां पे आने वाली किरणें यानी आपतित किरण वह दोनों माध्यमों के विभाजक पर जिस बिंदु पर वह टकराती है, उस बिंदु पर इस सतह के एक 90 डिग्री पर लंब हम देते हैं, जिसको अभिलंब या नॉर्मल भी कहते हैं। अब यह अभिलंब क्या हुआ कि इस आपतित किरण के साथ एक कोण बनाती है, जिसको हम लोग आपतन कोण यानी आई कहते हैं। फिर वह जब वो दूसरे माध्यम में जब वो चली गई, तो अब यह अभिलंब के साथ वहां भी एक कोण बना रही है, जिसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं, यानी अब इसमें दो यहाँ पे कोण बना, तो दो कोण में आप देखेंगे कि कोण I और कोण R दोनों बराबर है? नहीं। अगर दोनों किरणें अगर बराबर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रकाश किरणें यहाँ पे सीधे वो चली गई, यहाँ पर अपवर्तन नहीं हुआ। अपवर्तन होने के लिए ये पहली शर्त है कि I और R बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये बराबर हो गई तो उसे हम अपवर्तन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तब फिर दो चीजें हो सकती है, या तो R I से छोटा हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है। तो दोनों हो सकता है, और यह डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार के माध्यम से आई और किस प्रकार के माध्यम में वह चली गई। तो उस पर यह डिपेंड करता है कि दोनों कोणों में क्या संबंध होगा। तो पहले आप ये जान लीजिए कि अगर पहला माध्यम अगर कमजोर माध्यम हुआ, यानी विरल माध्यम हुआ, जिसको रेयर मीडियम भी कहते हैं, यानी हल्का माध्यम, और जब वह सघन माध्यम यानी कि अपने से भारी माध्यम में जब वह प्रवेश करती है, तो ये किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जब अभिलंब की ओर मुड़ेगी तो R का मान कम हो जाएगा, यानी I का मान अधिक और R का मान कम।
याद रखिए, जब पहला माध्यम विरल होगा और दूसरा माध्यम सघन होगा तो r का मान छोटा होगा, यानी कि किरणें इस प्रकार से यहां पर व्यवहार की, यानी किरणें आई और वह अविलंब यानी कि ओर मुड़ गई। अब दूसरा स्थिति, क्या दूसरा स्थिति हो सकता है कि r का मान बड़ा हो जाए? दूसरा स्थिति भी हो सकता है कि अब r का मान खुद बड़ा हो जाए। चलिए, ये कहां हो सकता है? ये तब होगा जब पहला माध्यम सघन और दूसरा माध्यम विरल हो जाएगा, यानी कि अब किरणें जो है पानी से निकल के वह जो दूसरी माध्यम हवा में या गैस में जब प्रवेश करेगी तब वह किरणें अविलंब से दूर हट जाएगी, और जब दूर हटेगी तब r का मान बड़ा हो जाएगा, बड़ा I से बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा कि I और R कहां पे बदलता है और कैसे बदलता है। तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बारे में संबंध हमने देखा कि I और R में कैसा संबंध होता है। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन का दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अविलंब ये तीनों एक ही बिंदु पर आके मिलते हैं, और एक बिंदु जो होगा वो एक ही तल पर स्थित होगा। ये हमारा पहला नियम है। ये पहला नियम आपका परावर्तन का भी एक नियम था, तो ये नियम दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन होता है। दूसरा नियम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा नियम यह कहता है कि अपवर्तन कोण की जेया मतलब साइन, यह साइन त्रिकोणमिति का एक शब्द है। तो ये कहता है दूसरा नियम कि अपवर्तन कोण की जेया और आपतन कोण की जेया और अपवर्तन कोण की जेया यानी कि साइन r, दोनों का अनुपात हमेशा एक निश्चित होगा और उसको नाम दिया जाता है नियतांक। इस नियतांक को हम लोग एक संकेत के रूप में दिखाते हैं म्यू, और इसी म्यू को हम लोग एक नाम दे देते हैं अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू यह इस माध्यम के गुण पर निर्भर करता है जिस माध्यम में प्रवेश किया। अब हम लोग जो ये दूसरा नियम है यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं स्नेल का नियम। इसी को हम लोग स्नेल के नियम से जानते हैं। अब जब स्नेल का नियम में एक शब्द आता है अपवर्तनांक, तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि यह अपवर्तनांक क्या होता है। चलिए, अपवर्तनांक का ऐसे तो स्नेल के नियम से आता है, लेकिन इसका बहुत सूत्र होता है। अपवर्तनांक हम लोग पहला सूत्र पढ़ते हैं म्यू बराबर, अभी आपने देखा साइन आई बटे साइन आर। एक नियम और हम लोग पढ़ते हैं सी बटे भी। ये क्या होता है?
तो ये है c, प्रकाश का वेग निर्वात में, और v जो है प्रकाश का वेग किसी पारदर्शी माध्यम में, जैसे पानी। अभी आप देखिएगा कि प्रकाश किरणें गैस यानी कि हवा यानी कि निर्वात में कितने स्पीड में चलता है, तो वो तो आप जानते हैं कि यह फिक्स है। यह प्रकाश का वेग निर्वात में यह फिक्स है, इसे आपको बार बार नहीं बदलना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, इसी को हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब यह है किसी माध्यम, तो किसी माध्यम में मतलब पारदर्शी माध्यम बार बार बदल सकता है। जैसे कभी पानी हो सकता है, कभी कांच हो सकता है, कभी हीरा हो सकता है, कभी गैस हो सकता है, कभी हवा हो सकता है। तो इन माध्यमों में हम लोग अलग अलग प्रकार से प्रकाश का वेग की गणना करते हैं, और वो वेग से हम लोग फिर अनुपात निकाल के उस माध्यम का म्यू पता करते हैं। एक तीसरा सूत्र होता है म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ई कहां से लेते हैं? तभी हम आपको बताया था कि एक पानी के अंदर जब हम एक सिक्का को या किसी भी वस्तु को जब हम डालते हैं तो वह उस पानी के ऊपर थोड़ा हमें दिखाई देता है, वैसा महसूस होता है। वो एक घटना के कारण ऐसा महसूस होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आभासी गहराई। और वास्तव में बल्टिया कितना अंतर तक वो सिक्का गया है, इसको हम नापेंगे तो होता है वास्तविक गहराई। तो ये जो भ्रम वहां होता है गहराई होने का, उसी को हम लोग अनुपात को अपूर्णांक कहते हैं। तो ये 3 सूत्र होता है। अब ये 3 सूत्र में आप देखिएगा कि चलिए एक यहां पे हम लेते हैं माध्यम, और यहां पे प्रकाश किरणें आई और यहां मुड़ गई, यानी यहां आना और दूसरे माध्यम में घुस के पार होके निकल जाना। तो एक यहां पे सवाल है कि अगर यहां पर कोण अगर 60 डिग्री बनाता है और यहां कोण अगर 30 डिग्री बनाता है, यानी कि इसमें पहला माध्यम में जो आपतन कोण है आई, उसका मान 60 डिग्री है, आई बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 30 डिग्री। तो उस माध्यम का म्यू कितना होगा? ये कौन सा सूत्र पे आप बनाएंगे? पहला सूत्र पे यह बनेगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि कैसे इसका आंसर निकालते हैं। तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर, यानी कि साइन 60 बटे साइन 30। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर पढ़े होंगे। चलिए साइन 60 डिग्री का मान आप त्रिकोणमिति में जब पढ़ते होंगे तो ये होता है √3/2, और साइन 30 का मान 1/2। आप जानते हैं कि ऊपरे का भी बटे और नीचे का भी बटे, ये दोनों खत्म हो जाता है, तो बच गया √3/1, यानी कि केवल √3। और जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसका एक मान होता है और वो मान होता है 1.732। हालांकि दशमलव के हम लोग 2 ही अंक तक भी ले सकते हैं, ये आवश्यकता अनुसार होता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो 1.732 उसका अपवर्तनांक हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश किरणें उस माध्यम में जो प्रवेश करेगी, यानी कि 1.732 जिसका वैल्यू रहेगा, वह प्रकाश के वेग को कम कर देगा। अब कैसे कम करेगा? तो चलिए यही
दूसरा सूत्र आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हम लोग अपवर्तनांक का मतलब क्या समझते हैं। यह वास्तव में उस माध्यम का एक गुण है कि वह प्रकाश किरणों को कितने वेग से अपने अंदर प्रवेश करने देगा। तो हम लोग देखते हैं कि उसमें C/V होता है, यानी कि प्रकाश के निर्वात में और उस माध्यम में प्रकाश का वेग, और एक होता है वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। तो यह म्यू का 3 वैल्यू हम लोग देखते हैं। और अब इसमें आप देखते होंगे कि अपवर्तनांक का सबका माध्यमों का अलग अलग वैल्यू होता है। जैसे अपवर्तनांक का मान यानी म्यू का मान निर्वात के लिए याद रखिएगा 1 होता है। किसी गैस या हवा का म्यू का मान लगभग 1 ही होता है, लेकिन ये वास्तव में 1 नहीं होता, 1.003 होता है, जिसको लगभग हम लोग 1 ही मानते हैं। जल का अपवर्तनांक 1.3 होता है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। और एक और हम ले लेते हैं हीरा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग पढ़ते थे कि म्यू बराबर C/V। तो अगर किसी माध्यम का म्यू अगर पता हो, और ये चीज चूंकि C हमें ज्ञात ही होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमें उस माध्यम में प्रकाश कितने वेग से चलेगा ये हमें पता हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर म्यू बराबर C/V तो V बराबर C/म्यू, तो आप कह सकते हैं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी कि जिस माध्यम का म्यू का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। अब देखिए तो यहां से आपको क्या समझ में आया कि प्रकाश का वेग जैसे जैसे म्यू का वैल्यू यहां बदल रहा है, उस माध्यम में प्रकाश का वेग भी कम होता जाएगा। तो अब देखते हैं कि जिस वस्तु में प्रकाश का वेग जितना कम होता है, उस वस्तु में उतनी ही चमक उत्पन्न होती है। अब कहिएगा कि हीरा इतना महंगा काहे मिलता है? तो हीरा महंगा मिलने का कारण यह है कि उसके अंदर प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, इस कारण से वो चमकता है। अब चमकेगा इसे कि प्रकाश जब उसमें अंदर प्रवेश करेगा तो वह कुछ समय के लिए वहां रुकेगा। अब यह समय तो बहुत कम होता है, लेकिन प्रकाश का वेग कम होने का मतलब हुआ कि वहां प्रकाश का ठहराव हो रहा है, जिस कारण से हीरा चमक रहा है। ये उसका गुण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा चमक उसका म्यू का वैल्यू उतना ज्यादा, यानी उसकी चमक उसके अपवर्तनांक से मैच करता है। तो इस प्रकार से आप प्रकाश के में एक गुण, माध्यम का गुण हुआ अपवर्तनांक, और इस अपवर्तनांक से हम प्रकाश के गुण उस माध्यम में हम जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में हमने आज बहुत सारे घटनाओं से परिचित हुआ, उसमें बहुत सारे गुणों से हम लोग परिचय लिए और कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुआ। तो आपको अंत में क्या करना है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक गूगल क्यूज आपको दिखाई देगा,
उस गूगल क्यूज को आप जरूर भरिएगा। इससे हमको समझ में आता है कि आप हमारा वीडियो देखकर आप कितना सीख पाए। तो इस तरह से आप अपना स्व मूल्यांकन करें, अपनी तैयारी करते रहें और इस तरह से पढ़ाई को जारी रखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।